भारत में नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, एमएचआई 10 इसकी जो बुक मिली है आपको इग्नू से, अगर आप उसका कवर पिक देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ कवर पिक से ही पूरी बुक का समरी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके सिलेबस की क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक क्वेश्चन उठता है कि अर्बनाइजेशन, नगरीकरण में इतना क्या इंपॉर्टेंट है कि इसको इग्नू का एमएचआई 10 पूरा एक सिलेबस बना के आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। देखिए, इतिहास की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जो किसी किताब में नहीं लिखी हैं, जिसका कोई साक्ष्य नहीं है, जिसका कोई इंस्क्रिप्शन नहीं है, जिसका कोई बहुत ज़्यादा कुछ हमें एविडेंस नहीं है। उसके बाद भी हम तमाम सभ्यताओं के बारे में, सिविलाइजेशंस के बारे में इतिहास लिखते हैं, इतिहासकार बताते हैं। तो आखिरकार इतिहासकार उन चीज़ों के बारे में कहाँ से बताते हैं? कैसे पता चला कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी? कैसे पता चला कि चाइनीज़ सिविलाइजेशन थी? कैसे पता चला कि हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सभ्यता थी? क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता से जो भी लिखित चीज़ें हमें मिली हैं, कोई भी चीज़ किसी इंस्क्रिप्शन पर, किसी वॉल पर, कहीं पर कोई चीज़ लिखा है, तो आज तक वो भाषा डिसाइफर नहीं हो पाई है कि वो क्या लिखा हुआ है। उसके बाद भी हड़प्पा सभ्यता पर मोटी-मोटी किताबें आती हैं, हिस्टोरियोग्राफी है, उस पे पूरा-पूरा इतिहास लेखन है। मोहनजोदारो जैसी फ़िल्म भी बनी थी, उसके बाद भी उस पे चर्चा होता है। तो आखिरकार वो हमें कहाँ से पता चला? जो भी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं, उससे हम गेस करते हैं कि वह शहर कैसा रहा होगा। उस शहर से हम ये गेस करते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर आप ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देख के आपको क्या लग रहा है? कहाँ का है? आई थिंक आपको इस बात को एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं होगा कि ये इंडिया की ही तस्वीर है। आपको देख के लग रहा है, समझ में आ रहा है। ये देख लीजिए, आपको पता चल रहा है ये दिल्ली है, पार्लियामेंट दिख रहा है हमें, दिल्ली का तस्वीर है ये। तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और यहाँ पर रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, दोनों में कितना डिफरेंस है। लेकिन दोनों इंडिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, दोनों उसी शहर के दूसरे दूसरे हिस्से में हैं। लेकिन इन दोनों तस्वीरों को देखकर वहां पर रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, लाइफ स्टाइल कैसा है, उसको हम जज कर सकते हैं। उसी तरह ये तस्वीर देख लीजिए, आप तस्वीर देख के बता पाएंगे कि ये मुंबई का तस्वीर है, उसी तरह ये लखनऊ का है, उसी प्रकार ये बनारस का है, और उसी प्रकार ये तस्वीर मोहनजोदारो में मिला हुआ ग्रेट बाथ का तस्वीर है, सामूहिक स्नान घर जो था उस समय। तो ये कैसे मिला? इसके ऊपर पूरी मिट्टी एकदम जो है, पूरा एकदम पूरा ये धंस चुका था जमीन के अंदर। मिट्टी खुदाई के बाद धीरे धीरे पता चला कि अच्छा, वहाँ एक सभ्यता थी। इस ग्रेट बाथ से हमें पता चला कि वहाँ किस तरह का कल्चर रहा होगा, लोग कैसे रहे होंगे, सिविलाइजेशन कैसा रहा होगा। तो देखिए, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन इसीलिए हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें भारत का जो 5000 साल का पिछला इतिहास है, जो धीरे-धीरे सभ्यता आई, शहरीकरण हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, फिर वो शहर धँस गया, खत्म हो गया, टूट गया, उसके बाद फिर नए शहर बने, फिर अगली सत्ता आई, अगली सल्तनत आई, फिर पुराने शहर टूटे, फिर नए शहर बने, उसके बाद अंग्रेज आए, औपनिवेशिक काल आया, फिर एक नया देश हमें देखने के लिए मिला। और 1947 के बाद जो निर्माण हो रहा है वो हम कर ही रहे हैं, और उसमें हम जी रहे हैं, और उसको हम देख ही रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर थोड़ा एमएचआई 10 के सिलेबस में हमें देखने और चर्चा करने के लिए मिलेगा। तो इग्नू की जो भी ऑफिशियल बुक है वो पोस्ट के माध्यम से आपके पास आई होगी। तो टोटल उसमें 7 to 8 ब्लॉक्स होंगे, टोटल 8 ब्लॉक की बुक्स आई होगी आपके पास। तो ब्लॉक 1 में एज यूजुअल हम हिस्टोरियोग्राफी पढ़ते हैं। हिस्टोरियोग्राफी किस चीज़ का? जैसे मान लीजिए ये तस्वीर है, इसको देखकर आप हो सकता है कुछ और कंक्लूड करो, और पश्चिमी सभ्यता का इतिहासकार इस तस्वीर को देखकर हो सकता है कुछ और कंक्लूड करे। उदाहरण के तौर पर, जब शुरुआत में मैंने आपको मुंबई का तस्वीर दिखाया, दिल्ली का दिखाया, स्लम का दिखाया, बनारस का दिखाया, लखनऊ का दिखाया, अलग अलग इतिहासकार उसी तस्वीर को देखकर अलग अलग तरह की बातें लिखेंगे। तो उसी प्रकार अर्बनाइजेशन में भी आपको ब्लॉक 1 में इतिहास लेखन पढ़ना है, शहरों का, नगरीकरण का, कि किस तरह उन नगरों को देखकर जो भी कंक्लूजन्स है, किस तरह उस पे अलग अलग इतिहासकारों का क्या विचारधारा है, क्या मत है। उसके बाद समय के साथ जैसे जैसे बदलाव आया, विजयनगर अंपायर आया, फिर उसके बाद मुगल डायनेस्टी आई, फिर उसके बाद औपनिवेशिक काल आया। तो उसमें हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह देश में निर्माण किया। अब ये तस्वीर देखिए, ये विजयनगर अंपायर के कैपिटल हम्पी का तस्वीर है। ये देखिए रथ जो बना हुआ है, यही आपके 50 रुपए के नोट पर बना रहता है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सब कुछ मिट्टी में धंस गया था क्या? नहीं, नहीं, ये तो था, ये कैपिटल सिटी जो है, ये पहले भी थी, लेकिन लोग इस मंदिर में जाते थे पूजा करने, लेकिन समय के साथ उनको कुछ नहीं आइडिया था
केवल लोकल हिस्ट्री थी वहां पर, केवल दंत कथाएं थी कि ये मंदिर कहाँ से आया। बाद में अंग्रेजों ने इसको पूरा चरणबद्ध तरीके से स्थापित किया, हमारे ही इतिहास के बारे में उन्होंने जानकारी दी हमें, जो कि एक तरह से बहुत ही दुखद है हमारे देश के लिए, मैं कहूँ तो। कि उन्होंने हमें बताया कि देखो ये विजयनगर डायनेस्टी थी, अलग अलग रूलर्स थे, उनके समय इन टेम्पल्स का निर्माण हुआ। लोकल लेवल पर लोकल हिस्ट्री थी, दंत कथाएं थी इन चीजों के बारे में, लेकिन बहुत ही कॉन्क्लूसिव एविडेंस बेस्ड फैक्चुअल नॉलेज लोगों के पास नहीं था। अब उसी तरह इस शहर का तस्वीर देख लीजिए, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने इस शहर का तस्वीर हमेशा देखा है, लेकिन वो नहीं जान रहे कि ये क्या है। देखिए ये लाल किला है, उस समय का, जब शाहजहां के समय बना था उस समय की एक तस्वीर है ये। और ये जो लाल किला है, तो लाल किला का जो मेन गेट है, मेन गेट के आगे आप देखेंगे एक सड़क है, आजकल उसका काफी सुंदरीकरण भी हो रहा है। तो वो जो सड़क है ना, पहले यहाँ पर एक पानी का ऐसे वो बहता था, ठीक है, कह लीजिए कैनाल टाइप का निकाला गया था उसमें से। तो वहां पर जब रोशनी पड़ती थी रात में चंद्रमा की, तो बहुत ही चमकता था, और अगल बगल पीछे यमुना नदी बही रही थी, जो लाल किला बना था उसके पीछे, इसलिए ही इस स्ट्रीट का नाम चांदनी चौक पड़ा था, ऐसा माना जाता है। इस पे अलग अलग तर्क कुतर्क, और वही चीज इतिहासकारों के बीच में उस अर्बेनाइजेशन को लेकर, शहरीकरण को लेकर बहस हो सकता है। इसी तस्वीर को देखिए, वो एग्जैक्टली यही है, बस क्या है कि चीजें बदल गई हैं, रास्ता बदल गया है, रिवर्स का कोर्स चेंज हो गया है, पीछे से जो कैनाल थे वो अपने जगह चेंज कर चुके हैं, शहर कहीं और बस गया है, गेट का थोड़ा सा डायरेक्शन कहीं और कर दिया गया है। तो ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। और बाकी का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताऊं, जो दिल्ली वाले होंगे, जो दिल्ली में यहीं पले बढ़े हैं, वो भी नहीं जानते होंगे। आप दिल्ली में अक्सर सुनते हैं कश्मीरी गेट, मोरी गेट, तुर्कमान गेट, तमाम जो वो गेट के नाम है ना, दिल्ली गेट, वो गेट क्या है? टोटल उस तरह के 7 गेट हैं। वो सातों गेट क्या है? शाहजहां ने जो शहर बनवाया था, शाहजहानाबाद, जो आपके एमएचआई 10 के सिलेबस में है, उस शाहजहानाबाद शहर के ये सातों गेट थे अलग अलग। वही जब आप दिल्ली में एंटर करते हैं तो एक मोरी गेट, तुर्कमान गेट, अजमेरी गेट, यार छोड़ो, इससे ज्यादा मैं ज्ञान दे दूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोग भी क्रिटिसाइज करोगे। ओके, तो जैसा कि आप सबको पता होगा, डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप में MHI 10 के वीडियो लेक्चर्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, और मेरे व्हाट्सएप हैंडलर को लगातार MHI 10 के वीडियो लेक्चर के लिए मैसेज कर कर, कमेंट कर कर, कि एटलीस्ट सर प्लीज इंट्रोडक्शन और क्वेश्चन पेपर वाला जो आपका वीडियो लेक्चर आता है वो प्रोवाइड कर दीजिए, ताकि अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर कर सकें। तो उस डिमांड को देखते हुए ये वीडियो लेक्चर मैंने बनाया है, और आने वाले वक्त में MHI 10 के टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ये डिपेंड करेगा कि मेरे पास टाइम है कि नहीं है उसको बनाने के लिए। अगर आप पेड मेंबरशिप लेते हैं तो पेड मेंबरशिप वाले सभी वीडियोस में इन्फॉर्म किया गया है कि पेड मेंबरशिप लेने के लिए DBMHI लिखकर इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, और उस वीडियो में यह बताया गया है कि हमारे मेंबरशिप में MHI 10 का वीडियो लेक्चर पेड मेंबरशिप में नहीं प्रोवाइड किया जाता है। और पेड मेंबरशिप को लेकर अक्सर मैंने देखा है कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स कम सेटिस्फाइड रहते हैं डेली बाइट्स के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनको सेकेंड ईयर में आकर ये बात पता चलता है कि डेली बाइट जैसा कोई प्लेटफॉर्म है जो इग्नू MA हिस्ट्री के लिए डेडिकेटेड काम करता है। तो वहां पर इनको ये कॉन्फ्यूजन इसलिए हो जाता है क्योंकि वो सेशन के शुरुआत में मेंबरशिप नहीं लेते हैं, वो एग्जाम टाइम में सीधा बस ऑनलाइन गूगल यूट्यूब पर सर्च करके हमारे प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं। तो उनको लगता है कि मेंबरशिप लेने में सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मेंबरशिप में केवल इंपॉर्टेंट 12 से 16 लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। टोटल में चारों सब्जेक्ट को मिलाकर 12 से 16 लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, क्योंकि मेंबरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट वीडियो लेक्चर्स। मेंबरशिप सेशन के शुरुआत में ही शुरू हो जाता है। किसी बच्चे को एडमिशन रिलेटेड इशू है, कोई रजिस्ट्रेशन है, री रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म फिलिंग है, किसी बच्चे का पेमेंट फेल हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए, आप सब पास आउट हो रहे हैं तो आपको ये प्रॉब्लम छोटी लग रही है, लेकिन जब जिसके सर पर आती है उसके लिए उस वक्त ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। प्लस मेंबरशिप में हम सॉल्व्ड असाइनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, और आप सब भी जब MA पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तो रिजल्ट आपके घर आना है, डिग्री के लिए कॉन्वोकेशन में आपको जाना होगा,
तो कई बार ऐसा होता है कि रिजल्ट और डिग्री जो आती है तो अक्सर इग्नू के रिजल्ट या डिग्री में कई बार मिस्टेक आ जाता है। तो वो मिस्टेक को कैसे रेक्टिफाई करना है, आप इग्नू के किसी भी हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके देख लो, उसके रिगार्डिंग वो आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप डेली बाइट्स पर पेड मेंबर होते हो तो आप हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हो, और फ्रैंकली सेइंग हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता जिससे हम सही करा देते हैं। हमें बस ये पता होता है कि ये जो प्रॉब्लम अगर किसी कैंडिडेट की अराइज हो गई तो कैसे सॉर्ट आउट होगी। फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट था अभी रिसेंटली, उसने 69 मार्क्स पाए थे एक सब्जेक्ट में, और उसका जब फाइनल ईयर का मार्कशीट आया तो उसको सिर्फ 49 प्रिंट होके आया। तो इसको 10 दिन के अंदर करेक्ट करवा के हमने इसको सेंड करवा दिया। हमारा पेड मेंबर था डायरेक्ट, क्योंकि पेड मेंबरशिप में आप व्हाट्सएप पर चैट के माध्यम से और ओकेजनली जरूरत पड़े तो आप मेरे से वॉइस कॉल पर भी बात कर सकते हो। तो जब इसने अपने प्रॉब्लम बताया तो सही तरीके से सॉर्ट आउट हो गया। जो कि अगर आप खुद रीजनल सेंटर विजिट करते हो या हेड ऑफिस आपको विजिट करना पड़ जाता है इस करेक्शन को करवाने के लिए, तो आपका जो कॉस्ट है मेरे मेंबरशिप के कॉस्ट से बहुत ही ज्यादा आएगा। तो मेंबरशिप ये टोटल एक ओवरऑल सम ऑफ ऑल है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि हमको सिर्फ असाइनमेंट चाहिए सॉल्व तो इसके लिए दे दो, वीडियो लेक्चर चाहिए तो ऐसा नहीं है। ये खाने की एक थाली है, जब आप लेंगे तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो उस थाली में आप ये नहीं कर सकते हो कि सर 2 रोटी हटा दो और हमको दाल एक्स्ट्रा दे दो, और मैं तो मटर की सब्जी नहीं खाता हूं, इसमें इसकी जगह आलू की सब्जी कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई बनिया की दुकान नहीं है, ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर जब आप किसी चीज का पेमेंट करते हैं तो हर चीज इसमें इंक्लूडेड रहता है। अब प्रॉब्लम बस इतना होती है कि आप लास्ट मूवमेंट पर, अगर कोई मेरे प्लेटफॉर्म पर पहली बार आया होता है तो उसको लगता है कि पेड मेंबरशिप में सिर्फ उसको वीडियो लेक्चर मिल रहा है, तब आपको ये कॉस्टली लगता है। तो उसका बेसिक रीजन बस इतना ही है। अदरवाइज मेंबरशिप का प्राइस मेरे हिसाब से जो चीजें इसमें मिलती हैं वो पूरा का पूरा वेल जस्टिफाइड है। और आर्थिक रूप से कोई बच्चा कमजोर हो या आर्थिक रूप से कोई बच्चा मजबूत हो, दोनों ही उसको बहुत ही इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। और एट द एंड आपको क्या चाहिए होता है, बात सिर्फ वहां पैसे की नहीं होती है, आप पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हो। अब इसमें भी कुछ महान आत्माएं आती हैं जो कहती हैं कि हमें सर सभी चैप्टर्स पर वीडियो लेक्चर चाहिए। भाई 400-500 रुपए की मेंबरशिप में सभी चैप्टर्स पर वीडियो लेक्चर चाहिए? आर यू सीरियस? तुम सोच रहे हो क्या बोल रहे हो? एमएचआई 10 में अकेले 40 चैप्टर हैं। आपको इन 40 चैप्टर पर 400-500 रुपए में कोई आपको सॉल्व असाइनमेंट्स, वीडियो लेक्चर्स सब कुछ दे पाएगा? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई बेवकूफ बनाता है, कई बार आप खुद ही बेवकूफ बनने जाते हैं। क्योंकि जब आप इस तरह का डिमांड करेंगे तो आपको समझना चाहिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और तो और अगर आप इतना डेडिकेटेड पढ़ने वाले व्यक्ति हैं कि आपको 40 चैप्टरों पर वीडियो लेक्चर चाहिए, तो देखिए प्लीज अपने बुक से पढ़िए। अगर आपको इतना इतिहास का पंडित बनना है तो कोई भी ऑनलाइन यूट्यूब और गूगल वाला आपको कभी नहीं पढ़ा सकता है, वो आपको अपने बुक से ही पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने सभी चैप्टर्स को पढ़ा है तो मैं कभी ऑनलाइन सर्च करने नहीं गया, मैंने सभी बुक्स को खुद उठा के पढ़ा और क्वालिफाई किया, उसके बाद मैं पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को। क्योंकि ये टीचिंग मेरा प्रोफेशन है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक उठाया और किसी भी तरह मन किया समझा दिया और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया। इट इज नॉट दैट वे। और तो और आपको ये समझना होगा, अगर आप एमए का एग्जाम दे रहे हो, भाई अगर 40 चैप्टर तुम पढ़ नहीं सकते हो तो इस तरह के जो कठिन कठिन टॉपिक्स हैं ना, मसूलीपट्टम, शाहजहानाबाद और तमाम ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स पर एक एक घंटे का ढंग का वीडियो लेक्चर बनेगा। तो 40 घंटे का 100 नंबर का पेपर लिखने के लिए जहां सिर्फ 5 क्वेश्चन आएगा, 40 घंटे का आप वीडियो लेक्चर देख कर जाओगे। अगर आप इतना डेडिकेटेड और इतने पढ़ने वाले होते, आप खुद बुक उठाते, एक एक लाइन पढ़ते और हर चीज चाट जाते और खुद ही सारी चीजें प्रिपेयर कर लेते, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। ये बिल्कुल कुछ वैसी बात है कि कुछ लोग घर पर रहते हैं तो 2 रोटी में पेट भर जाता है, और जब शादी में जाते हैं तो बस देख के इनके अंदर एक ऐसी हवस आती है कि कितना ले लें, तो 20 रोटी उठा लेंगे अपने थाली में। और पॉइंट वही है कि पेट तो 2 ही रोटी में भर गया, लेकिन मन भरने के लिए आप 20 रोटी उठाते हैं, और थोड़ी देर बाद आपको रियलाइज होता है कि भाई खाया तो आपने 20 ही, बाकी के 18 आपने फेंक दिए, और पेट तो आपका 2 ही रोटी में भर गया। यही पढ़ाई के साथ भी होता है कि सिलेबस चाहे जितना ज्यादा हो, सवाल ये नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ लोगे, सवाल ये है कि आप
पूरा का पूरा पढ़ लोगे। सवाल ये है कि पूरा का पूरा पढ़ लिया, लास्ट मूवमेंट पे सब कुछ कर लिया, उसको पचाओगे कैसे, डाइजेस्ट करके अपने माइंड में रखोगे कैसे और एग्जाम में रिप्रोड्यूस कैसे करोगे। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। अगर आप डेली बाइट्स पर न्यू हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको एमएचआई हिस्ट्री इग्नू वाला प्लेलिस्ट मिलेगा और उसमें आपको सभी वीडियो लेक्चर्स एमए हिस्ट्री के सीक्वेंस में अरेंज्ड मिल जाएंगे। ओके, तो आते हैं मुद्दे पर। जैसा कि मैं सभी अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो लेक्चर्स में आपको सब्जेक्ट का सिलेबस बताता हूं, प्रीवियस ईयर पेपर दिखा के इंपॉर्टेंट बताता हूं कि कितना इंपॉर्टेंट है, क्या आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा और इजीली आप एग्जाम में जो है 100 मार्क्स से क्वेश्चन कर सकते हैं मिनिमम एफर्ट में। देखिए, एक चीज मैं यहाँ बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि मुझे जो अच्छा लगा मैंने बता दिया ये चैप्टर पढ़ लो, ऐसा नहीं है। ये कैलकुलेशन बेस्ड है। कैलकुलेशन बेस्ड क्यों है? क्योंकि पेपर 100 नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन आपके पेपर में टोटल 200 नंबर का आता है। 200 नंबर का क्यों आता है? आपको तो 5 ही क्वेश्चन करने हैं ना, तो 5 इंटू 20 100, और पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 10। लेकिन 10 इंटू 20 200। तो सवाल है कि अगर हम सिलेबस को यहीं पर आधा कर दें तो हमारा 100 मार्क्स का प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके दो कारण हैं। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो 20 मार्क्स का आता है आपका। तो कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है ना, कि तुमको 10 चैप्टर पढ़ना है, कौन सा ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन कर पाओगे, कौन सा नहीं कर पाओगे। अगर आप हड़प्पन सिटीज का फॉर्मेशन, हड़प्पा काल के बारे में पढ़ के जा रहे हो, तो हड़प्पन सभ्यता से कुछ भी पूछेगा तो आप मोर और लेस लिख पाओगे। तो प्रिपरेशन का जो मेरा जो ये तरीका है, ये सिलेबस और आपके एफर्ट को कम करने के लिए है कि कम मेहनत में आपको ज्यादा मिल जाए। ओके, कमिंग टू द सिलेबस, तो ये है आपका सिलेबस। टोटल जो है 40 चैप्टर है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितना सिलेबस हम कट कर दें। तो सबसे पहले इसमें टोटल जो 8 ब्लॉक है, 8 ब्लॉक में जो टोटल नंबर ऑफ 8 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 आप कट कर देंगे। ये दोनों ब्लॉक जो है आप कट कर दीजिए, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4। इन दोनों को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ये एग्जाम में बेहतर मार्क्स के लिए इतना आप काट दो, ब्लॉक 3 और ब्लॉक 4 मत पढ़ो। उसके बाद ऐसे ही ब्लॉक 5 आप काट दो। तो टोटल आई थिंक आप समझ पा रहे हो कितना काटना है। ये ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 कट गया, उसके बाद आपको काटना है ब्लॉक 5। लेकिन साथ में ये ध्यान रखेंगे कि इन ब्लॉक को काटने के बाद इसमें से भी कुछ पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी यह जो टोटल 12 चैप्टर आपने काटे हैं, 10 से 12 चैप्टर जो भी हैं आप काटे, उसमें से एक दो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक 4 में आप ये देखिए, साउदर्न डायमेंशन द ग्लोरी ऑफ विजयनगर अंपायर, दक्षिण भारतीय आयाम गौरवशाली विजयनगर। तो देखिए, विजयनगर अंपायर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर से पढ़ेंगे, इसको आप नहीं कट करेंगे। उसी तरह ये यूनिट 25 शाहजहां द्वारा बसाया गया शाहजहानाबाद शहर, अ सिटी विच फेल्ड, फतेहपुर सीकरी, अकबर ने बनवाया था। ये शहर क्यों फ्लॉप हो गया, किस तरह पानी की समस्या आई इस शहर में कि इस शहर को अबेंडन करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। फिर आगरा, तो इसमें भी शाहजहानाबाद का शहर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शाहजहानाबाद क्या है? ये चांदनी चौक वाला एरिया है। शाहजहां के समय बसाया गया था उस शहर को, तो उस समय शाहजहानाबाद कहते थे। तो बेसिकली सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो आप समझ पाए होंगे। आई थिंक सिलेबस 50% रिड्यूस हो गया है। अब आते हैं कि एग्जाम में कैसे 100 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है। और जैसा कि मैं सभी अपने इंट्रोडक्शन और सिलेबस वाले वीडियोस में आपसे कहता हूं कि 60 टू 80 मार्क का क्वेश्चन जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा उसमें से आपको आ जाएगा। बाकी 20 टू 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सेल्फ प्रिपरेशन लेवल पर डिसाइड होगा। अब जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, चेक कर लेते हैं कि जो मैंने बताया हुआ है ऐसे ही हवा में तीर चला दिया, या उसमें से 60 टू 80 मार्क्स के क्वेश्चन आ भी रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब ब्लॉक 1 की बात आती है तो यहाँ पर टोटल नगरीकरण, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन को लेकर जो इतिहास लेखन है उसके बारे में चर्चा हमें देखने के लिए मिलती है। इसमें भी अगर मैं लेवल वाइज चीज़ों को डिवाइड कर दूं कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो ये यूनिट 3 है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसको सबसे पहले आप प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद यूनिट 4 ये सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यूनिट 1 और यूनिट 2 ये सेम लेवल पर। कहने का मतलब है ये पूरा ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन सीधा सीधा मिलेगा। उसके बाद ब्लॉक 2 में देखो, जहां तक ब्लॉक 2 की बात आई, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इन शहरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप हिस्ट्री के छात्र हैं ना, तो बिना पढ़े भी आपको हड़प्पा के बारे में पता होना चाहिए कि हड़प्पा में क्या दिया हुआ है, सिटीज कैसे बनी, रूलिंग क्लास क्या था, कॉमन पीपल क्या थी, क्यों उसे
हम अर्बन शहर कहते हैं कि एक ऐसी सभ्यता जो शहर बेस्ड सभ्यता थी, या फिर मान लीजिए कह लीजिए अर्बन बेस्ड सेटलमेंट था, काफ़ी हाईली डेवलप्ड था। साइंटिफिक लाइन पर क्यों कहते हैं हमको, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, जो आपको अभी मैं दिखा के प्रूव करूंगा किस तरह उसका एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं तर्क दे देता हूँ आपको कि ये सिलेबस इतना क्यों कटवाया है मैंने, ये क्यों कटवाया है, क्यों नहीं ये हिस्सा कटवा दिया। देखिए उसका सिंपल सा रीज़न ये है, जब भी आप मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ते हैं, जब भी आप एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, प्राचीन काल के भारत के बारे में पढ़ते हैं, तो इन चीज़ों को आपने देखा नहीं है, तो इसको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। और जो उस समय के नॉमेनक्लेचर्स होते थे, शब्दों का जो किसी भी शहर या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो नाम होता है, जैसे विजयनगर अंपायर में अयनगर, नयनकर, और उसी तरह दिल्ली सल्तनत में, मुगल्स में, तो स्टेट लॉज को जैसे दिल्ली सल्तनत में जवाबित्स कहते थे, तो तमाम इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कठिन हो जाती हैं। लेकिन वही जब आप अंग्रेजों के बारे में पढ़ते हो, तो होता क्या है, ब्रिटिश जो नॉमेनक्लेचर है, जो कुछ भी वो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो हम हर चीज़ें आज पढ़ते हैं और देखते हैं। और तमाम अंग्रेजों की जो लेगेसी है वो हमारी आंखों के सामने है, उसको हम जगह जगह देखते भी हैं। तो उन टॉपिक्स को ना पढ़ना आसान हो जाता है। तो आप कोई भी चीज़ एंशिएंट और मेडिवल का पढ़ते हैं तो मार्क्स आपको बराबर ही मिलने हैं, चाहे एंशिएंट पढ़ो, चाहे मॉडर्न पढ़ो, चाहे मेडिवल पढ़ो। लेकिन होता क्या है, मॉडर्न पढ़ना कभी भी इजी है, तो इसलिए जो भी मैंने हिस्से इंक्लूड किए हैं वो मॉडर्न का है। अब एक क्वेश्चन जो आपको देखने के लिए मिलेगा हमेशा, ये केस स्टडी शहरों का, केस स्टडी ऑफ लखनऊ और ये केस स्टडी ऑफ मुंबई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक आपको अक्सर पेपर में मिल जाएगा। उसके बाद प्रोविंशियल कैपिटल्स, कोलोनाइजेशन के टाइम में किस तरह जो है वो लोग शहरों का निर्माण कर रहे थे, उनको सिटी को लेके क्या सोच थी। फिर रेस, क्लास, एथनिसिटी, उस हिसाब से जो कॉलोनियल सिटी बन रहा था वो किन बेसिस पर था, क्या वो कोई डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर बन रहा था। तो तमाम इन चीज़ों पर आपको चर्चा करने के लिए, देखने के लिए मिलता है। तो एक बार क्वेश्चंस पेपर को देख के कंफर्म कर लेते हैं कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ वो किस हद तक सही है। एक चीज देखिए, ध्यान रखिएगा, आपका पेपर अपकमिंग जून साइकिल में हो या अपकमिंग दिसंबर साइकिल में हो, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ दोनों साइकिल्स के स्टूडेंट्स पर ये लागू हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन 1, ये सीधा चैप्टर 1 आया आपका, हिस्टोरियोग्राफी ऑफ अर्बेनिज्म, इतिहास लेखन के बारे में कह रहा है, नगरवाद पर। फिर उसी तरह देखिए क्वेश्चन 2, डिस्कस द प्लानिंग एंड लेआउट ऑफ द हड़प्पन सिटीज, हड़प्पा नगरों के नियोजन व अभिन्यास की चर्चा कीजिए। तो टोटल आप देख रहे होंगे सीधा 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सेक्शन 1 में ही कवर हो जा रहे हैं। फिर देखिए जैसे मैंने बोला लखनऊ या बॉम्बे, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 20 मार्क्स का, सीधा सीधा लखनऊ वाला भी देखिए 10 नंबर में पूछा है, रेलवे एंड रेल कॉलोनीज, टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। पेपर में बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि एक एक क्वेश्चन पढ़ के समझो कि तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी एक पर्टिकुलर यूनिट आप पढ़ के जा रहे हो तो उसमें से आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में दिख जाएगा। सेम चीज आप देख लीजिए हिंदी के पेपर में। अब देखते हैं जून 2019 के पेपर में, पहला क्वेश्चन चैप्टर 1 अर्बन हिस्ट्री, क्वेश्चन 2, इस पे तो मैं क्या बोलूं, हड़प्पन सिटीज पर, इतिहास के छात्र हो तो तुम्हें ऐसे ही पता होना चाहिए। फिर देखिए विजयनगर वाला जो मैंने कहा, अर्बन प्रोसेस, इसीलिए मैंने विजयनगर को मार्क करवाया। आगरा अंडर द मुगल्स, देखिए यहाँ मैंने इसको मार्क करवाया। वो तमाम सिलेबस मैंने कटवाया, उसके बाद भी विजयनगर और आगरा, फतेहपुर सीकरी, शाहजहानाबाद, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों शहरों ने आने वाले भविष्य के इतिहास की रूपरेखा तब रख दी थी। तो इसलिए ये दोनों शहर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपको डिस्कस द इन कंटेक्स्ट ऑफ लखनऊ, ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। टोटल आप देख रहे होंगे 100 मार्क्स का सीधा सीधा कवर हो गया जून 2019 के पेपर में। सेम चीज हिंदी में, नगरीय इतिहास, हड़प्पा काल के बारे में आपसे यहाँ बात कर रहा है। फिर विजयनगर अंपायर में शहरीकरण, आगरा शहर के बारे में पूछ रहा है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि कभी आपसे फतेहपुर सीकरी के बारे में पूछ सकता है, द सिटी दैट फेल्ड, क्यों इस सिटी को फेल्ड सिटी कहा जाता है, क्यों इस सिटी को बसाने का सारा एजेंडा जो है फेल हो गया। शाहजहानाबाद के बारे में आपसे पूछ सकता है, लखनऊ या बॉम्बे किसी एक के बारे में आपसे पूछ सकता है। फिर उसी तरह देखिए दिसंबर 2018 का पेपर, हिस्टोरियोग्राफी, जो ब्लॉक 1 मैंने बताया है ना, हिस्ट्री में हिस्टोरियोग्राफी तो कहीं पर दिया हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ब्लॉक 1 को मैं कभी कटवाया नहीं हूँ। तो हिस्टोरियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली हिस्टोरिक साइट्स का आपको देखने के लिए मिल रहा है। अर्बन प्लानिंग इन हड़प्पन सिटीज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अर्बेनिज्म इन विजयनगर पीरियड, 60 मार्क्स का क्वेश्चन, एक सेक्शन से आप 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये देखिए 60 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधा कवर हो रहा है। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मुगल सिटीज, उनके बारे में बताना है। तो टोटल देख रहे होंगे 80 मार्क्स का यहाँ भी कवर हो जा रहा है। बाकी एक क्वेश्चन आपको सेल्फ डिसाइड करना होगा किसी भी पेपर में। सेम चीज आप हिंदी में देख लीजिए, प्रारंभिक ऐतिहासिक नगरों के इतिहास लेखन के संक्षिप्त
में चर्चा कीजिए, वो चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। मुगल कालीन नगरों की प्रमुख फिर देखिए जून 2018 का पेपर, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 मोहनजोदड़ो उसके बारे में पूछ रहा है। फिर यहाँ देखिए न्यू कैपिटल सिटी ब्रिटिश रूल के बारे में पूछ रहा है कि उन्होंने किस किस तरह से जो है न्यू दिल्ली का निर्माण किया। उसी तरह बॉम्बे आइलैंड, या तो बॉम्बे या तो लखनऊ, सेम चीज़ आपको हिंदी में देखने के लिए मिल रहा है। नया राजधानी नगर नई दिल्ली का निर्माण किस विचारधारा और किस तरह उस शहर का निर्माण हुआ, अंग्रेजों ने किस तरह उसको कैपिटल के रूप में देखा। फिर उसके बाद आपको सेम चीज़ बॉम्बे के बारे में पूछ रहा है, वही चीज़ देखने के लिए मिल रहा है। तो ये था सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। आप ऑनलाइन कहीं से भी इग्नू का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं या फिर कोई भी गाइड बुक परचेज करते हैं तो आप अक्सर फाइंड करेंगे कि MHI 10 और MHI 9 इन दोनों का बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि बीच में सिलेबस रिवाइज हुआ था, इसमें से एक सब्जेक्ट बीच में कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, उसके बाद से उसको फिर शुरू किया गया। तो इस कारण से बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिलता है MHI 9 और MHI 10 का। तो उसके रिगार्डिंग आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एंड माय बेस्ट विशेस टू यू ऑल, आप अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए, अच्छे से अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, रिवाइज करके जाइए। बहुत ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उतना पढ़ लीजिए, ताकि एग्जाम में आप उसको अच्छे तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकें और अच्छे से अच्छा मार्क्स पा सकें। और आप मेरे गाइडेंस में यूजीसी नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर सकते हैं। इन 2 वीडियो लेक्चर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि नेट जेआरएफ की तैयारी मैं कैसे कराता हूं। आप उन दोनों वीडियो लेक्चर्स को देखकर समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अपडेट के लिए, और सभी वीडियो लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइस, दिस वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।